हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज जो चैप्टर लेक्चर होने वाला हमारा वो ऑर्गेनाइजिंग का होने वाला है। तो ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज से क्या पता चलता है। ऑर्गेनाइज से मतलब मेंबर्स होना चाहिए, संगठित लोगों का मतलब ऑर्गेनाइज। कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइज होती है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है ना। मतलब जो लोग होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन बनी होती है, समन्वय होती है, तभी तो हमारा वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। वरना अकेले अगर ग्रुप इफोर्ट्स नहीं होगा, अगर मान लीजिए वन मेंबर रहा है, मतलब वन पर्सन रहता है, वन पर्सन रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। ग्रुप इफोर्ट तो रहना चाहिए ना, उसमें ग्रुप बनना चाहिए, इंडिविजुअल तो होना चाहिए लोगों का ग्रुप में, तो उसी को कहेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में से डिफिनीशन मैं लिखा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, तो आइए देख सकते हैं। इसे आप एग्जाम में लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, मैं आज समझा दूंगा कैसे लिखना है, और एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। जो भी मैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब बताया हो, तो जो है मेन पॉइंट्स मैंने वो लिखा दिया हूँ, तो आप एग्ज़ाम में अपने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। तो आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग किसको कहेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारा इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डिलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक, delegating responsibility and authority, stabilizing relationship for the purpose for enabling people to work more effectively। ठीक है, कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग का, ग्रुपिंग का, जो काम को क्या करता है परफॉर्म करता है, और डेलीगेटिंग करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व को, और अथॉरिटी को मतलब अधिकार को डेलीगेट करता है। और रिलेशनशिप जो होता है पीपुल के बीच वो मतलब ऑर्गेनाइज उसको काम करने के लिए बोला जाता है कि अच्छे तरीके से आप काम करिए। तो हिंदी में देख सकते हो आप, लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने, सक्षम बनाने, कार्यों की पहचान मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज करना कि आप प्रभावी ढंग से काम करें, सक्षम उसे बनाए कार्यों को, जो आप ये कार्य आपको करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, मतलब ऑर्गेनाइज करें ग्रुप इंडिविजुअल को। तो समूहित करना ही इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज। तो ये हमारे फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशनल में को अचीव करने में गोल को काफ़ी हमारी मदद करती है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है हमारा वो प्रबंध के कार्य में आते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। आपने क्लियर हो गया यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजिंग आपको कहेंगे किसको। देन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब हुआ हमारा विशेषताएँ, और जो भी इसके विशेष संगठन के विशेषताएँ, संगठन के क्या विशेषता होंगे वो जानना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्स्ट मैंने बताया था कि ग्रुप होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, तब तो ऑर्गेनाइज कहलाएगा। अगर एक इफोर्ट होगा, वन मैन इफोर्ट होगा तो कैसे ऑर्गेनाइज कहलाएगा। वो तो वन पर्सन है, वन पर्सन क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट में जाएगा कि वो डिपार्टमेंट, क्यों ऑर्गेनाइज काम को ऑर्गेनाइज करना मतलब संगठन रूप से बनाना। संगठन बनाएगा तो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो व्यक्तियों का समूह। तो ऑर्गेनाइजिंग आप इसे लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि आप एक लाइन लिख देना, उसके नीचे थोड़ा उसको डिस्कस कर देना, तो आपका काम बन जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग कम्स इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर एफर्ट्स फॉर सम कॉमन पर्पज। कुछ कॉमन पर्पज मतलब सामान्य उद्देश्य के एफर्ट को लेकर ग्रुप बनाया जाता है लोगों का, जो कि हमारा क्या करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, तभी वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो कॉमन पर्पज मतलब सामान्य उद्देश्य। एवरी ऑर्गेनाइजिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस द बेसिक ऑफ गोल ऑफ देम। ये सामान्य उद्देश्य है कि लोगों को ऑर्गेनाइज कराना हमारा क्या है, फर्स्ट मतलब हमारा गोल है कि लोग ऑर्गेनाइज होंगे तभी हमारा आगे काम होगा। चैन ऑफ कमांड मतलब काम करने के लिए देंगे तो वो एक चैन में होगा। कमांड श्रृंखला उसको हिंदी में बोलते हैं। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी फ्रॉम द पर्सनल गोल। ठीक, इसे आप लिख सकते हो। तो ये क्या था, व्यक्ति का समूह। नेक्स्ट समान उद्देश्य, कमांड श्रृंखला। ये चौथा जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन। ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप इंडिविजुअल होगा, ग्रुप इफोर्ट होगा, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट का काम देगा कि सबको एक ही काम दे दिया जाएगा, तो वो प्रेशर में पड़ेगा ना, फिर उसका काम जो है कम्प्लीट तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है कि आप ये कार्य देखोगे। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो क्या, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द टोटल वर्क इनटू वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन एंड और असाइनिंग द टास्क टू डिफरेंट पर्सन। ठीक, अलग अलग पर्सन को देगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड जैसा एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स होगा, कौशल होगा, वैसा उस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। तो ये मेन जो है 5 आपको परीक्षा में लिख देना है। कार्य का विभाजन, और पीछे बताया सामान्य उद्देश्य, ग्रुप लोगों का समूह, कमांड श्रृंखला, एक है और है सार्वभौमिक क्रिया।
ये जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है यूनिवर्सल प्रोसेस? ये बिजनेस में होता ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड बोथ इन बिजनेस, ये बिजनेस में भी होता है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल हम हर मतलब ये क्षेत्र में होता है, नॉन बिजनेस और बिजनेस ढंग से भी, मतलब ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल एक क्रिया है। क्रिया के अंदर लोगों को बुलाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको बताया जाता है ये काम करना वो करना, डिपार्टमेंट पे अलग अलग भेजा जाता है, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग का ही सही उपयोग होगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कार्य का विभाजन, सार्वभौमिक क्रिया, व्यक्ति का समूह, सामान्य उद्देश्य, कमान श्रृंखला। ठीक, देन उसके बाद जो बात आती है हमारी इंपॉर्टेंस जो होती है, मतलब आप परीक्षा में इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं और इसके महत्व को आप दोनों एक साथ मतलब लिख सकते हो, कंबाइन जो उसमें है उसको आप महत्व में भी लिख सकते हो। फिर भी मेन जो किताब में आपको दिया हुआ है बहुत सारे, लेकिन जो मेन है मैंने वहाँ यहाँ पे आपको बताया है, क्लैरिफाई किया है, तो आप उसे अच्छे से देखो। हमारा जो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग का जो हमारा इम्पोर्टेंस होगा, महत्व क्या होगा, तो रोल क्वालिटी मतलब रोल क्लैरिटी, जो भूमिका होती है किसी भी पर्सन की वो क्या होता है, स्पष्टता रूप से दिखती है। क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है और अधिकार जो मिलती है उसकी स्पष्टता साफ होती है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का जो होता है डुप्लीकेशन मतलब दोबारा बेकार काम नहीं हुआ जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है, नहीं करना है, जो मेन काम है वही होगा, उसके अलावा डुप्लीकेट काम का नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन समन्वय, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट बनना चाहिए कि हर मैनेजर जो है क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को चेक करता है, तो सब जो है हमारा हर डिपार्टमेंट से रिलेट है, इंटीग्रेट है, तो वो दोनों रिलेट इंटीग्रेट होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा तब ना होगा, तब इम्पोर्टेंस में आता है। प्रॉपर बैलेंसिंग, उचित संतुलन मतलब प्रॉपर बैलेंस करके चला जाता है, तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग तो उसका हमारा महत्व के अंदर आता है, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो बेहतर तरीके से। जो हमारा आता है दोस्तों वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब होता है हमारा औपचारिक। औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे, तो औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे, तो आइए डेफिनेशन उसका जो इंग्लिश में वो जान लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स इच बियरिंग ए डिफिनिट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीन चीज़, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम आगे जानेंगे। ये जो हमारा औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका तात्पर्य अच्छी तरह से परिभाषित नौकरी की संरचना से है। ठीक, जिनमें से प्रत्येक में प्राधिकारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही का एक निश्चित माप होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जवाबदेही, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकारी का एक निश्चित माप होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ये वो है ना, अथॉरिटी मेज़र किया जाता है, माप किया जाता है, अधिकार, उत्तरदायित्व क्या। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल का बोलते हैं अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, ये दोनों मेन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड्स, इमोशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स इट इज। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन करता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में है वो किस एटीट्यूड्स पे है, इमोशन पे, लाइक्स पे, डिसलाइक पे, मतलब ये अंदर की बात को जो लोग जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका एटीट्यूड्स कैसा है पर्सनल, वो इनफॉर्मल अनौपचारिक में जाना जाता है। ये जो अकॉर्डिंग है कैट्स डेविड के नाम, कैट्स डेविड जो है ये हमारे परिभाषा दिए हुए हैं, ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है। अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य है कि संगठन में लोगों के बीच व्यक्तिगत दृष्टिकोण, भावनात्मक पसंद मतलब कैसा मतलब हॉनर है एक दूसरे के प्रति संबंधों से, तो इसी को हम लोग कहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को जांचा जाता है, मेजर किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डेफिनेशन जो है हमारा मीन ए फॉर्मली डिसाइडेड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड टुगेदर एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट सो एज टू अचीव सम कॉमन गोल्स। ठीक, इसका जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि लिंक होता है एक दूसरे से, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जो मेन होते हैं, एक जो सबको कमांड करते हैं और सबऑर्डिनेट जो कमांड के नीचे रहते हैं, सो एज टू अचीव सम कॉमन गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसी को कहेंगे। इसको कहते हैं संगठन, ये संरचना,
संरचना जो संगठन में होती है लोगों का एफर्ट से होता है, ग्रुप का इंडिविजुअल ग्रुप से होता है। तो इस एग्जाम्पल आते हैं इम्पोर्टिंग एजुकेशन, वीडियो, कंस्ट्रक्टिंग एन एयरपोर्ट और एनी अदर एक्टिविटी। और सभी एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि काम आपको किस तरीके से करना है। तो एक फिलोसफर जो है अल्बर्ट हेनरी एच, वो कहते हैं, डिफाइन किए हुए हैं एक परिभाषा जो लिख सकते हो आप एग्जाम में ऐसे देकर, मगर सीधा डिफिनीशन भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेमवर्क होता है विथ इन मैनेजरल ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसमें कि हमारा टास्क जो होता है परफॉर्म, वही नहीं हुई संरचना बनाना कि इस तरीके से काम होगा और गोल्स को, कॉमन गोल्स को अचीव करेंगे। इसमें मेन रूप से यही होता है जॉब डिजाइन, डिपार्टमेंटेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, इसका मतलब लोगों का एक औपचारिक रूप से तय किया गया समूह है जो कुछ, इसको हिंदी में लिख सकते हो, जो कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ और अधीनस्थ के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, एक साथ जुड़े हुए हैं लोगों को औपचारिक रूप से तय करना, लोग कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे। तो जान गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलेंगे, संगठन किसको बोलेंगे, संरचना क्या होता है, ये सब मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आइए जानते हैं हम लोग अथॉरिटी किसको बोलेंगे। सिंस जॉब हैव बीन, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हो, असाइन देम सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू गेट द जॉब कंप्लीटेड। काम सौंपा गया है और काम पूरा करने के लिए कुछ हद का प्राधिकार की आवश्यकता है। मतलब डेलीगेशन अथॉरिटी जो होती है कुछ अधिकार की आवश्यकता होती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन ए मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन जो अथॉरिटी होता है इसका क्या मतलब होता है कि जो काम है, टास्क दिया गया है अथॉरिटी बिटवीन ए मैनेजर और सबऑर्डिनेट के, जो हमारा एक ये प्रक्रिया होता है जो शेयरिंग होता है टास्क को, और अधिकार को शेयरिंग किया जाता है मैनेजर को, सबऑर्डिनेट को। जैसे सबऑर्डिनेट हुआ जो मैनेजर के नीचे काम करता है, तो मैनेजर को काम दिया, अधिकार दिया जाता है कि आप सबऑर्डिनेटर को संभाल के रखें। तो यही हुआ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसको अधिकार दिया गया कि आप मतलब टास्क आपको दे दिया गया मैनेजर को कि आप अपना सबऑर्डिनेट में बोलिए कि ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक, और वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े थे संरचना, उसके 4 जो हमारे मेन टाइप्स होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अगर एग्जाम में अगर पूछे, नहीं भी पूछे तो आप फॉर डेफिनेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहे हो तो आप 4 इसका लिख सकते हो, इसका जो टाइप्स होता है। नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बता दिए हैं अच्छे तरीके से। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहने का मतलब वही हुआ कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क, जो टास्क है हमको मैनेजर को देना तो मैनेजर सबऑर्डिनेट को देगा ही, तो वो पावर हुई, अथॉरिटी हुई जो उसको दी है, तो वो मैनेजर दिया सबऑर्डिनेट को। तो यही यहाँ है डेफिनेशन में। अब बात आती है सबसे मेन चीज़ की, जो है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन को कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी पहले बात किए थे। अथॉरिटी की जो अधिकार होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उत्तरदायित्व होती है, अकाउंटेबिलिटी की जो जवाबदेही होती है, तीनों का हमारा प्रोसेस चलता है। तो इसके बारे में है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन कितने हैं, तो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिंपल से आप याद रखो। देन उसके बाद आती है सबकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अथॉरिटी मतलब समझ ही गए कि अधिकार जो होता है ना लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन में जो अधिकार मिलता है उसी को अथॉरिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, उसको काम करके आपको संपन्न करके अच्छे तरीके से देना है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मिला हुआ है काम करना है, इसको कहते हैं अधिकार, है ना, समझे ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ जवाबदेही। अब ये आपकी जवाबदेही है कि आप जाइए उसको बोलिए कि काम अच्छे तरीके से हो गया। तो पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड एक्टिविटीज ऑफ ए अथॉरिटी। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम आपको मिला है पूछे अच्छे तरीके से। ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी, जवाबदेही। व्हेन ए सबऑर्डिनेट असाइन सम वर्क टू ए सबऑर्डिनेट, जब कोई मैन सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को काम करते हैं नीचे में उसको देते हैं तो वह आंसरेबल है सुपीरियर टू सक्सेस और फेलियर। मतलब कि तो बताएंगे मैनेजर को कि काम जो है कौन सक्सेस अच्छे तरीके से हुआ, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ कि फेल हो गया। ठीक, तो आपको ये जानना है, जान गए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ वंस वर्क। भी बोलो, एक सुपीरियर को आप उसके बारे में उसको बताइए कि आंसर किए हैं, सक्सेस किए कि नहीं, फेलियर ऑफ वंस वर्क
मतलब जो काम मिला है आपको फेल हुआ है कि सक्सेस हुआ है, वो उसको अकाउंटेबिलिटी करिए, बताइए, जवाबदेही है आपकी कि आप मैनेजर को बोलिए। उसके बाद अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी तक आप समझें। देन उसके बाद है डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क जो होता है हमारा, इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क में डिवाइड होता है स्मॉल टास्केस में, मतलब छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें हमारा काम डिवाइड होता है, अलग अलग होता है। और डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वर्क जो डिवाइड होता है बिटवीन ए सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट। काम जो हमारा डिवाइड होता है वो सुपीरियर मतलब मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में काम मतलब अलग अलग होता है। डिवीज़न ऑफ वर्क में कार्य का छोटे छोटे में अलग होते हैं, कर सकते हैं आप उस काम को। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो रेफर करता है टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप ऑफिशियल। मतलब इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेट टू सेंट्रलाइज तब होगा जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है हैंड्स होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है हमारी, उसके हाथ में अगर रहती है ये अथॉरिटी पावर कि हम जो डिसीजन लेंगे तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाएगी, मतलब केंद्रीकरण कहलाएगी। मतलब संगठन को केंद्रित तब कहा जाएगा जब निर्णय लेने का अधिकार केवल शीर्ष स्थल मतलब हाई लेवल टॉप लेवल के मैनेजमेंट को होगा, प्रबंधन के हाथों में होगा, ठीक, तब कहेंगे तो उसको सेंट्रलाइज बोलेंगे, सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन बी केंद्रीकरण। इट कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेज। इसमें जो अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेवल होती है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। उसका हर मैनेजमेंट जैसे टॉप हुआ, लोअर हुआ, बॉटम हुआ, वो सब कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण को प्राधिकरण और प्रबंध के हर स्तर के सामान और व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब विकेंद्रीकरण को क्या है कि अथॉरिटी जो होती है वो हर लेवल पे होती है और इसमें टॉप लेवल पे ही अथॉरिटी मिलती है, मतलब डिसीजन लिया जाता है टॉप लेवल वाले को, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन जो हर लेवल के लोग ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक जो है हम जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण का जो है उसको आप हिंदी में ऐसे समझा देंगे, हिंदी में आप भी लिख सकते हो। विकेंद्रीकरण का विशेषताएं, इम्प्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है इम्प्रूव करता है कि आप जो काम कर रहे हो वो फुल तरीके से अच्छे तरीके से करो। क्विक डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने का फैसला है वो जल्दी लिया जाएगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट का होता है वर्क डिसीजन मेकिंग तो टॉप लेवल का होता है ना सेंट्रलाइजेशन में, तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट का जो काम होता है, लोड होता है, वो कम कर देता है। कौन? डिसेंट्रलाइजेशन वाला, क्योंकि वो हर लेवल पे बांट दिया जाता है डिसीजन मेकिंग काम को। बेटर कंट्रोल, कंट्रोल जो होता है बेटर होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है हमारा प्रमोट्स क्रिएटिविटी। कलात्मक जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा प्रमोट्स होते हैं। इम्प्रूव टीम वर्क, टीम वर्क ज़्यादा सुधार होते हैं, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए उसको, वो आप पूछता ही है क्या डेलीगेट होता है। तो अथॉरिटी, इसको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। एमसीक्यू का हम जो है आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू का आपको वीडियो अपलोड होगी, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। देन उसके बाद है व्हाट कैन बी डेलीगेट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेलीगेट नहीं होता है। हाउ मेनी प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। 4 प्रोसेस होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसको प्लान कर सकते हैं। कैन अकाउंटेबिलिटी भी डिलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी भी डिलीगेट होता है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी डिलीगेट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन थे आपको आज मैंने बताया ये सब। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलेंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जितने भी चीज़ मतलब आपको एग्जाम में यहाँ पूछ लेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको मैं बता दूँ, आप इसे लिख सकते हो तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।